मोदी का जादू बढ़ रहा है। जी, चर्चा इसलिए क्योंकि इंडिया टुडे हंसा का जो सर्वे निकल कर आया है उसमें आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो महज 2 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी को घाटा है। उसमें एक महाराष्ट्र और दूसरा दिल्ली। और लाभालाभ की स्थिति यह है कि ममता के गढ़ में भी सेंध, जयललिता के गढ़ में भी सेंध, नवीन पटनायक के गढ़ में भी सेंध, और तो और केरल में भी 3 सीट जीत सकती है, ऐसे अनुमान है। अब इन सब के बीच सवाल है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद न सिर्फ ताकतवर पद के लिहाज से हुए हैं बल्कि उनकी छवि भी और निखरी है। कुछ ऐसे सवाल थे जो इस पूरे उसमें पूछे गए, लेकिन हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता मीम अफजल साहब भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार निर्जा चौधरी जी भी हैं, नरसिम्हन राव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर सफोलॉजिस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और इसके अलावा मनोज झा जो कि आरजेडी के नेता हैं वो भी हमारे साथ। निर्जा, पहले सवाल हम लोग ये सब दिखलाएं, लेकिन उससे पहले क्या वाकई इस दौर में एक वैक्यूम आया है? ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में विपक्ष का कोई लीडर नज़र नहीं आ रहा है, पॉलिटिकल शून्यता ऐसी है जिसमें लग नहीं रहा है कि कोई विरोध करे। क्या ये वाकई एक ऐसी स्थिति आ गई है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये सही है कि विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई नेता नहीं है जो कि सही मायने में उनको टक्कर दे। सोनिया गांधी ज़्यादा एक्टिव हुई हैं, राहुल गांधी तो वो लीड फ्रॉम द फ्रंट का रोल नहीं अदा कर रहे हैं क्योंकि लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा में वो रोल उन्होंने नहीं लिया है। और लोग भी जैसे जयललिता हैं, ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने काफ़ी तादाद में जिनके नंबर्स आए हैं, वो अपने आप तो है नहीं, सेंटर में तो है नहीं। तो उस मायने में जो आप कह रहे हैं, हाँ, शून्यता है, एक वैक्यूम है। लेकिन दूसरी भी एक चीज़ है जी। देखिए, नरेंद्र मोदी ने शुरुआत बहुत धमाके से की, जिस तरह से वो आए पावर में और तुरंत आते स्वेरिंग इन पे सार्क लीडर्स को बुला लिया, तो एक मोमेंटम जनरेट हुआ सरकार में आने से पहले ही। लेकिन 2 महीने एकदम क्वाइट रहा, महंगाई कम नहीं है और लोगों ने बात करना शुरू किया और बिल्कुल इनविजिबल हो गए। लेकिन 15 अगस्त को ऐसा धावा बोला, उनकी स्पीच जो थी, कि लोगों को लगा कि भाई एक लीडर चार्ज में है। तो जो मोमेंटम थोड़ा कम हो गया था उसको फिर एक धक्का, इम्पेटस मिला। ओके, मीम अफजल साहब, क्या ये स्थिति आप लोग मान रहे हैं कि वाकई एक अल्टरनेटिव जो होना चाहिए था इस प्रोसेस से लड़ने के लिए, देने के लिए, लोगों के जहन में उतरने के लिए, वो चीज़ गायब है? आपको लगता है नहीं ऐसा होता है? देखिए, सबसे अहम बात मैं ये कहूँगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो आवाम ने रिज़ल्ट दिए हैं उसके मुताबिक आज अपोजिशन का रोल बहुत चैलेंजिंग हो गया है। यानी जो मोदी जी जिस अंदाज से आए, जिसका अभी निर्जा जी ने जिक्र किया, मैं इसको एक दूसरे ढंग से कहूँगा कि उनके अंदर एक ख़ास बात है। वो ख़ास बात ये है कि करने से ज़्यादा वो दिखाने में यकीन रखते हैं। उन्होंने अपने पूरे इलेक्शन का जो देखने में यकीन करते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल करते हैं। लोग भी करने पर यकीन नहीं कर नहीं, बिल्कुल। अगर करने पर यकीन करते होते हाँ, और उसी के मुताबिक शायद वोट देते तो हमको स्थिति शायद ये ना फेस करनी होती। कहने में यकीन करते हैं, ये कहना जो है लोगों के दिलों में उतर रहा है, और ये नहीं कह पाने की स्थिति में वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें कांग्रेस के लीडरान कहते थे तो लोगों के दिलों में नहीं उतर पाते थे? हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमको लगता है खाका रख दिया जाए सामने, जो इस सर्वे का एक बेसिक खाका था कि दरअसल वो कौन सी स्थिति है जिसमें इस सर्वे में ऐसे सवाल थे जो निकल कर आते चले गए। इसमें कई सवाल थे, खास तौर से पहले हम आपको दिखला देते हैं कि दरअसल निकल कर क्या आया था, कितने वोट परसेंट पूरे देश में अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो 5% की बढ़ोतरी नजर आ रही है। इसमें एनडीए में 38 था, वो 43 पे पहुंच जा रहा है। यूपीए 23 का 23 है, कमोवेश वही स्थिति है, लेकिन 7% कम अन्य में हो रही है, जो 34 पर आ रहा है, वो 41 पे हुआ करता था। तो इसका मतलब है कि परसेंट ऑफ वोट भी बढ़ा है एनडीए में। बीजेपी और कांग्रेस के भीतर अगर झांक के देखें, बीजेपी का कितना बड़ा, कांग्रेस का कितना बड़ा, ये देखिए कि दरअसल बीजेपी का अपने सिर्फ सहयोगियों को हटा दे 9% वोट बढ़ जाएगा। 9% बढ़ने का मतलब ये है कि दरअसल एक ऐसी छलांग है जिसमें सीटें बढ़ेंगी ही, और ये सीट कितनी भी हो सकती है, ये 2/3 तक भी पहुंच सकती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति में सिर्फ 2% वोट की बढ़ोतरी उसमें भी दिखाई दी है, 19 से 21 हुआ है। अब देखिए सीटों के खेल में क्या हुआ है कि दरअसल ये 354 पहुंच गए, 350 पार कर गए हैं, 19 सीटों का ही इजाफा हुआ है।
जितने परसेंट वोट बढ़े हैं उस लिहाज से सीटें उतनी इसमें नजर नहीं आ रही हैं। 2% कांग्रेस के वोट बढ़े हैं, लेकिन यहां पर 3 सीट उसकी कम नजर आ रही है। कांग्रेस का मतलब यहां यूपीए है, 60 से ये 57 पर पहुंच गए। लेकिन एक बड़ा झटका अन्य के पास में है, अन्य 132 पर पहुंच जा रही है। और सिर्फ बीजेपी कांग्रेस का जिक्र करें तो देखिए 44 सीट कांग्रेस की अभी मौजूदा वक्त में है, जो 40 पे आ रही है, और 314 पर पहुंच रही है बीजेपी। 32 सीटों का सिर्फ इजाफा बीजेपी में हो रहा है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि बीजेपी इंडिविजुअल लेवल पे चीज आगे बढ़ रही है, कांग्रेस इंडिविजुअल लेवल पे और कम हो रही है। लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि दरअसल हीरो कौन है, ये बार बार जिक्र हो रहा था कि मैन ऑफ द मैच खुद मोदी ने कह दिया था कि अमित शाह हैं, लेकिन लोगों की राय में अमित शाह नहीं है। 3% दरअसल हमें इसमें दिखाई जो दे रहा है, 3% अमित शाह के हिस्से में गया है, 3% राजनाथ के हिस्से में भी गया है, आरएसएस को 2% दिया गया, लेकिन 64% मोदी। इसका मतलब यह है कि अगर XYZ कोई भी नेता होता बीजेपी का और वो अगर अगुवाई कर रहा होता तो इस स्थिति में नहीं आते, क्योंकि ये 64% का मोदी में ही देख रहा है, जिनके बीच गए इस सर्वे को कराने के लिए। और ये सर्वे 108 कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, 29 राज्यों में हुआ है, और ये 3 तारीख से लेकर 14 तक के बीच में हुआ है। तो ये इसके एक दूसरे, अब हम आपको सवाल और जो मुद्दे उठाए गए उस पर भी हम जिक्र कर दें पहले, क्योंकि मोदी का जादू अगर चल रहा है तो उन सवालों का जिक्र जो संसद के भीतर, सड़क के भीतर में हो रहा है, वो सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी का काम कैसा? 68% लोग कह रहे हैं अच्छा, बहुत अच्छा में सिर्फ 2% लोग हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि बहुत अच्छा अगर सरकार सोच रही है तो ऐसा नहीं है, सिर्फ 2% लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा। अच्छा 68% है, औसत 20%। ये है पहला बीजेपी, मोदी के राज में बीजेपी का कामकाज। मोदी की कैबिनेट कैसी है देखिए, 78% कहते हैं अच्छी कैबिनेट है, 9% कहते हैं खराब कैबिनेट है। तो कैबिनेट को लेकर एक अच्छी राय है लोगों में कि जनाब ये अच्छी राय है। अब ये सवाल है कि मोदी राज में मंत्री गैर जरूरी कितना है? मंत्रालयों को लेकर गैर जरूरी 48% कहते हैं जनाब ये गैर जरूरी है। यहां पर मोदी सेंट्रिक चीजें कैबिनेट के भीतर भी नजर आने लगती है। 37% कहते नहीं, लेकिन 48% कह रहे हैं गैर जरूरी हो गए हैं मंत्री। सब कुछ केंद्र में मोदी ही है। पीएम मोदी का खुद का कामकाज, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिविजुअल लेवल पे देखिए तो ये परसेंटेज घट गया है, जो कि तुरंत जिस समय बने तो उस समय हर कोई बहुत अच्छा था। अब अच्छे और बहुत अच्छे में चीजें बट गई है। बहुत अच्छा सिर्फ 10% है, अच्छे में 51% है। ये एक राय निकल कर आई थी कि ये बहुत अच्छा कम हो गया है। ये एक चिंता का विषय है। मोदी राज में हिंदू राष्ट्रवाद बढ़ा है, 61% कहते हैं नहीं बढ़ा है। इसकी जिक्र बार बार तमाम राजनीतिक दल कह रहे हैं हिंदू नेशनलिज्म को लेकर कि क्या बीजेपी उस दिशा में जा रही है। इससे जुड़े हुए भी कुछ सवाल थे। उन सवालों में एक था आरएसएस के इशारे पर चल रहे हैं कि अपनी सोच से, अपनी सोच में कहते हैं 47% लोग कि आरएसएस के इशारे पर नहीं चल रहे हैं। 12% लोग की राय है हाँ चल रहे हैं, और बीच का रास्ता कहने वाले हैं कि 31, यानी मिल मिला के चलेंगे। तो अगर सब चीज को मिलाइएगा तो इसका मतलब है कि आरएसएस की मौजूदगी है, लेकिन मोदी का वर्चस्व और ताकत उनकी अपनी है। ये एक चीज बता दिया जाए, ये बार बार इसका जिक्र हो रहा है कि दरअसल ये सवाल सिर्फ मुस्लिमों से पूछा गया था, हिंदुओं से इसमें नहीं पूछा गया। मुस्लिमों से पूछा गया था कि आप कितने सुरक्षित हैं। 76% लोगों की राय है महफूज हैं, 19% लोग कह रहे हैं नहीं। बाकियों ने कोई राय रखी नहीं, जो 5% थे। मोदी की पहचान क्या है? हिंदू राष्ट्रवाद सिर्फ 9% आ रहा है। विकास का मॉडल जो लगातार वो पेश कर रहे हैं, डिजिटल भारत बनाने से लेकर जो भी कहिए टेक्नोलॉजी, वो 46% आ रहा है, और सुशासन 24% आ रहा है। सांप्रदायिकता 4%। हिंदू राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता को लेकर बीते दिनों बड़े हंगामे हुए हैं देश भर में, जितने दंगे हुए, पार्लियामेंट के भीतर हंगामा हुआ, बाहर हुआ, डिस्कशन हुआ। ये हिस्से को जनता स्वीकार नहीं कर रही, जनता किसी दूसरी दृष्टि से देख रही है। इसमें एक चीज और बता दें, 10 सवाल पूछे गए थे, और 10 सवालों में जो 4 मुद्दे जनता ने चुने कि हम इसे मानते हैं महत्वपूर्ण, उसमें ये आपके सामने है, जिसमें सबसे ज्यादा गरीबी का मसला है 23%, उसके बाद भ्रष्टाचार का मसला है 22%, महंगाई 18%, महिला सुरक्षा 9%। भ्रष्टाचार, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार खामोश हो गई है, महंगाई को लेकर भी सरकार खामोश हो गई है। ये एक दूसरा फैक्ट है। इन स्थिति में क्या ये माना जा सकता है? निर्जा जी, हम वापस आपके पास आ रहे हैं, इसके बाद हम जरा पॉलिटिशियंस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या अभी भी विपक्ष उस मर्म को नहीं छू पा रहा है जो वोटर समझता है?
या मानकर चल रहा है कि जिस लाइन को बीजेपी मजबूत करना चाहती थी, जो आरोप लगा रहे सांप्रदायिकता का, राष्ट्रवाद का, उसी पर लगातार अटैक किया जाए और यही पॉलिटिक्स हो गई है, लेकिन जनता कुछ और सोच रही है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है कि जनता टाइम दे रही है मोदी को। आपके में दिखाया कि 18% कह रहे हैं कि प्रायोरिटी दे रहे हैं महंगाई को लेके। महंगाई और भ्रष्टाचार दो मुद्दे थे जिसकी वजह से यूपीए का पतन हुआ। लेकिन अगर आप बात करिए पिछले 2 महीने में, जो आम आदमी है महंगाई के बारे में बोलता है कि हम आस लगा के बैठे हैं, अभी हम टाइम देंगे, लेकिन किसी के बस का नहीं है ये, कोई भी सरकार। इसमें एक निराशा की झलक है। जहाँ तक सांप्रदायिकता का सवाल है, लोग वॉच कर रहे हैं खासकर उत्तर प्रदेश को। अभी ऐसा नहीं लग रहा है उन्हें कि मोदी वो भाषा नहीं बोल रहे हैं जो साम दाम दंड भेद की पॉलिसी है। वो अमित शाह देखेंगे, राज्यों में देखेंगे, चुनावों में देखेंगे, वो ये जिम्मे है। जहाँ तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, जो नोट्स उन्होंने स्ट्राइक किए हैं अपने भाषण में, वो बिग नोट्स हैं, बड़ी विजन है। तो कहीं उन्होंने पॉलिटिकली इनकरेक्ट चीज़ें नहीं कही हैं सांप्रदायिकता को लेके भी। मनोज झा जी, हमने एक बार देखा था जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए थे, सारी चीज़ें केंद्रित लालू प्रसाद यादव के ही इर्द गिर्द रहती थी। लालू यादव का मतलब ये होता था कि वही पार्टी हैं, वही मुख्यमंत्री हैं, वही सब कुछ हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं अलग अलग जगहों पर। क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं कि इस दौर में ऐसे नेताओं की कमी हो गई है और झटके में सिर्फ मोदी ही इस देश में नजर आ रहे हैं? पुण्य प्रसून जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूं कि लालू प्रसाद जी के जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, वो दौर सामाजिक संभावनाओं में क्रांति का दौर था। उसके अलग अलग पहलू हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता फिलहाल। लेकिन जो मैं बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, मैं आपके सर्वे को बिल्कुल खारिज नहीं कर रहा हूं, बल्कि उसको सलाम करूंगा। मेरा मानना है कि लोकतंत्र को अगर एक तमाशा और कौम को अगर तमाशबीन बना दिया जाए, तो जो अभी के दौर में हो रहा है। मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता था जो बाद में पूछूंगा कि कैबिनेट को लेकर के लोगों की क्या राय है। क्या मोदी जी के नेतृत्व में अब कैबिनेट की कोई अहमियत भी है या नहीं, ये अपने आप में एक सवाल है। 48% लोगों का कहना है कि कैबिनेट का कोई महत्व नहीं है, 37% लोगों का कहना है महत्व है। ज्यादातर लोग मानते हैं कैबिनेट महत्वहीन है। तो पुण्य प्रसून जी, ये अपने आप में एक बहुत ही भयावह स्थिति है। जिस तरह के संकेत आ रहे हैं उससे स्पष्ट है पूरी दुनिया में दक्षिणपंथी अधिनायकवाद हमेशा जमहूरियत के रास्ते आया है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज मुझको कहने दीजिए, गैर बराबरी पर मैंने मोदी जी का आज तक कोई बयान नहीं सुना। जातियों में गैर बराबरी है, संसाधन पहुंच के अवसर की गैर बराबरी है। आप पूरा एक कॉरपोरेट यूफोरिया में अगर गैर बराबरी के प्रश्नों को छुपा रहे हैं, तो आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। हो सकता है लोग सलाम करें, उच्च मध्यम वर्ग के कुछ लोग, क्योंकि एक खास किस्म का आपने बड़ा मुश्किल है मनोज झा जी। पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम इस देश के खिलाफ जाता है। 70 लाख रुपए कैंडिडेट खर्च कर सकता है, एक दिन में 2 लाख का खर्चा इस देश के लिए फिट बैठता है क्या? जबकि खुद इलेक्शन कमीशन कहता है कि 500 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में।